To a 10 ml, 1 mole aqueous solution of Br2 excess of NaOH is added so that all Br2 is disproportionated to Br minus and BrO3 minus. The resulting solution is free from Br minus by extraction and excess of OH minus neutralized by acidifying the solution. The resulting solution is sufficient to react with 2 gram of impure calcium oxalate, the percentage purity oxalate sample. तो इसके सॉल्यूशन में बस इसके सॉल्यूशन में Br2 के डिसोसिएशन को देखना पड़ेगा। तो Br2 अगर डिसोसिएट होगा तो Br माइनस और BrO3 माइनस डिसोसिएट होगा। और मेरे ख्याल से ये पता होगी कि जो बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इतनी चीज तो आपको आनी चाहिए। तो अगर बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जितने O हैं उतने ही मैं यहाँ पे H2O ऐड कर दूंगा, और जितने H2O हैं मैं यहाँ पे उतने, जितने H प्लस है मैं यहाँ पे उतने H प्लस ऐड कर दूंगा, और दोनों साइड में उतने ही उतने OH माइनस ऐड कर दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपका Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस OH माइनस और प्लस 6H। ठीक, अब चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मैं कर दूंगा 6H2। तो ये 6 है और ये कितना हो जाएगा 3, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम से लिख लेते हैं प्रबंध से, तो ये 3Br2 प्लस 6OH माइनस। ठीक, तो Br माइनस देंगे तो 5 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, अब 1 मोल ऑफ Br2 1/3 मोल ऑफ BrO3 माइनस देता है। ठीक, तो हमको कितना Br2 देके रखा हुआ है, 10 ml को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर तो कितने मिली मोल मुझे Br2 देके रखा हुआ है। ठीक, इतना Br2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 10/3 मोल ऑफ BrO3 मिली मोल ऑफ BrO3 माइनस प्रोड्यूस करेगा। अब जो BrO3 माइनस है जब किसी एसिडिक मीडियम के से मीडियम कांटेक्ट में आएगा तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Br माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऑक्सलेट आयन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो Br माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे ये पता करना है कि ये किसमें फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, वो Br माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक, ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1 है, यहाँ +5 यहाँ -1, तो नेट चेंज कितना है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का नेट चेंज है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, लॉ इक्विवेलेंस लगा दूंगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BrO3 माइनस विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O4 2- आयन या ऑक्सिलेट आयंस के मिली इक्विवेलेंट से बराबर हो जाएगा। अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ऑक्सिलेट आयन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +3 होती है, यहाँ कार्बन की जगह +4 होती है। नेट चेंज कितना आता है, एक की वजह से कितना 1 का चेंज, और 2 की वजह से कितना 2 का चेंज आ जाएगा। ठीक, तो इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2 इंटू मोल, मैंने बताया था एन फैक्टर इंटू मोल कितने होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक, वही रख रहा हूँ मैं। इसके अंदर क्या है, मैं 6 से मल्टीप्लाई किया और मुझे कितने मिली मोल दिए हुए हैं, 10/3। ठीक, इसको मैंने 1000 से डिवाइड भी कर दिया कि मैं मोल में कन्वर्ट कर सकूं। तो इसको 2 से 2 में डिवाइड किया और ये हो जाएगा 10/1000 मोल ऑफ C2O4 2- इतने मोल हैं। तो अगर इतने मोल हैं
तो कितना ग्राम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होगा, वो कितना प्रेजेंट होगा, मोलर मास तो दिया है 128 ग्राम। तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं 128/100 परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है ना, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होती है, परसेंटेज प्योरिटी होती है ये ओरिजिनल सैंपल जितना, ओरिजिनल में जितना कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है और जितना इम्प्योर सैंपल का मास है अपॉन इम्प्योर सैंपल का मास, वो है 2। उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के, ये आ जाए 64%। तो बस इसमें बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि Br2 का डिसोसिएशन Br माइनस और Br3 माइनस में होता है। ये क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, आपको इस इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करना होगा। ठीक। बैलेंस करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए जो BrO3 माइनस है, किसी जब एसिडिक मीडियम में जाएगा तो Br माइनस के अंदर कन्वर्ट होगा। आपको इसकी कोई इक्वेशन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप जाके जा रहे हैं तो ऑक्सलेट आयन के साथ उसकी रिएक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एन फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है। एन फैक्टर में जितना चेंज आ रहा है उसकी हेल्प से आप दोनों के मिल इक्विवेलेंट को बराबर कर सकते हैं लॉ इक्विवेलेंस का यूज करके, और आपका उससे मोल्स आ जाएंगे। मैंने बताया है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं ऑक्सलेट आयंस कितने हैं, उसकी कितने मोल है, और जितने ऑक्सलेट आयन होंगे उतना ही कैल्शियम ऑक्सलेट के मोल्स होंगे। बस। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 0.10 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेनिंग copper carbonate and some inert purity was dissolved in dilute sulfuric acid and volume made up to 50 ml. This solution was added into 50 ml of 0.04 molar Ki solution where copper precipitate as Cui and I minus oxidized into I3 minus a 10 ml portion। अच्छा ये ध्यान रखना, जो ओरिजिनल जो फाइनली जो सोल्यूशन था वो 100 ml था, उसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन निकाला गया है और उसको फिर बाद में ऑक्सीडाइज करके I3 माइनस ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट में डाल के। ठीक। और जो आयोडीन है उसको वापस थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवा के किसमें कन्वर्ट कर रहा है, सोडियम आयोडाइड कन्वर्ट कर, मतलब आयोडाइड आयंस में कन्वर्ट कर। ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर भैया सारे स्टेप वगैरह सब कुछ लिखोगे, इक्वेशन वगैरह सब कुछ लिखोगे तो वो ऑब्वियसली बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ढंग से यूज करो तो इसका आंसर फटाक से आ सकता है। तो कैसे आ सकता है, उसका समझना पड़ेगा कि भैया जो कॉपर आयन है, तो कॉपर आयन है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि कैल्शियम का जो कॉपर कार्बोनेट है वो डिसोसिएट हुआ कॉपर आयन और कार्बोनेट आयन में, उसके अंदर कार्बोनेट आयन कॉपर आयन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ मिलके कॉपर आयोडाइड और आयोडाइड I3 माइनस का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक। तो अगर मैं इस चीज को बैलेंस करूंगा तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और मेरे ख्याल से इट्स इनटू यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। हाँ ठीक। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी ऐसे करके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप क्या करवा रहा है, ये देखिए। ठीक है, बोल रहा है कि कॉपर आयन जो है वो पहले I माइनस का रिएक्ट करके I3 माइनस बना रहा है, और अगर आप ध्यान से समझें तो I3 माइनस का जो डिसोसिएशन आप देखें तो वो I2 प्लस I माइनस में डिसोसिएट होता है। यही I माइनस तो वो परमैग्नेट के अंदर डिसॉल्व कर रहा है और परमैग्नेट डिसॉल्व करके आयोडीन बना रहा है, और ये आयोडीन थायोसल्फेट लेकर ये आयोडीन थायोसल्फेट लेकर इसको वापस आयोडाइड आयन में कन्वर्ट कर दे रहा है, आयोडाइड आयन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर मैं इतनी सी बात अगर मैं समझूं कि भाई हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि जितने रिएक्टेंट्स है जितने प्रोडक्ट्स है ना, जितने रिएक्टेंट और जितने प्रोडक्ट सबके मिल इक्विवेलेंस बराबर होंगे, है ना, कि भाई एक इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करता है। तो हम ये भी तो बोलते हैं कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि भैया सबके जो मिल इक्विवेलेंट, चाहे वो प्रोडक्ट हो
चाहे वो रिएक्टेंट्स हो, चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, उन सबके जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो सारे बराबर होते हैं। इस हिसाब से जितने मिली इक्विवेलेंट कॉपर के थे उतने ही मिली इक्विवेलेंट I3 माइनस के, जितने I3 माइनस के मिली इक्विवेलेंट उतने ही I2 के थे, जितने I2 के थे, जितने I माइनस के थे उतने ही भाई आपके मैग्नेट के लगे होंगे, मैग्नेट्स के जितने लगे होंगे उतना ही I2 बना होगा, I2 के जितने भी मिली इक्विवेलेंट्स है वो थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट से बराबर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉपर के मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, जितने कॉपर के मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। ठीक, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये इन्होंने कितना लिखा, वो उस पूरे सॉल्यूशन में 10 ml निकाला है ऐसे। तो अगर पूरे सॉल्यूशन में 10 ml निकाला है ऐसे, ठीक, पूरे सॉल्यूशन 100 ml का था, उसमें से सिर्फ 10 ml निकाला है। 10 ml की ये कहानी है। एक तो हम पहले फाइंड करेंगे 10 ml सॉल्यूशन में कितना कॉपर प्रेजेंट है। जब हमको पता चलेगा कि 10 ml सॉल्यूशन में कितना कॉपर प्रेजेंट है, तो हम सिंपल ये निकाल लेंगे कि 100 ml के सॉल्यूशन में कितना कॉपर प्रेजेंट होगा। ठीक, जो टोटल सॉल्यूशन था उसके अंदर कितना कॉपर प्रेजेंट था। तो अगर मैं कॉपर का वो देखूं तो वो कितना है, वो ये तो थायोसल्फेट कितना था, 20 × 2.5 मिली, 20 ml इंटू 2.5 मिलीमोल। तो और इसका एन फैक्टर कितना 1 होता है, थायोसल्फेट का एन फैक्टर 1 होता है, ये पता होना चाहिए। तो थायोसल्फेट का अगर एन फैक्टर 1 होता है तो अगर मैं निकालू तो ये कितना आएगा 5। तो 5 मोल प्रेजेंट है, 5 मोल मिली मिलीमोल मिलना। तो इसको एक काम करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे मोल पता चल जाएंगे कितने मोल। तो कितने मिली मोल अगर मैं निकालूं तो 20 × 2.5 डिवाइड बाय 1000 अपॉन 1000। ठीक, ठीक। अब इसको क्या लेना है, इसको लेना है मोल इंटू एन फैक्टर, सिंपल। मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल इंटू एन फैक्टर कितना आएगा, इसका जो मोल इंटू एन फैक्टर आएगा, अगर मैं ये 1000 डिवाइड कर दिया, इससे मैं निकाल लिया तो ये हो जाएगा 10, ये 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 5100 इंटू इतना मोल प्रेजेंट। ठीक, इतना मोल प्रेजेंट, तो ये कितना हो जाएगा 25 50 और 25 50 और हाँ, ठीक, 1 0 छूट गया था, तो इतना हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 ml सॉल्यूशन में कितना मोल कॉपर के प्रेजेंट है, कितने मोल कॉपर के प्रेजेंट है, वो कितने मोल कॉपर के प्रेजेंट है, कितने मोल कॉपर के प्रेजेंट है। तो 1000 डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट होंगे, 100 ml सॉल्यूशन कितने प्रेजेंट होंगे, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट कितने होंगे, 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन कितने, तो ये हो जाएगा 0.005 मोल। तो 0.005 मोल को अगर मैं 123.5, तो कॉपर कार्बोनेट का जो मास होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन ओरिजिनल सैंपल कितना है वो मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैं देखें तो 0.0005 इंटू 123.5, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.0675 ग्राम। अगर मैं परसेंटेज कॉपर कार्बोनेट जो सॉल्यूशन में सैंपल प्रेजेंट है वो कितना हो जाएगा 0.10, तो
उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 61.75%। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। Elimination नेशन क्या होता है 20 ml of 0.2 molar NaOH solution mixed with 35 ml or 0.1 molar NaOH solution. The resultant solution diluted to 100 ml. 40 ml of this diluted solution reacted with 10% impure solution of oxalic acid. अच्छा 10% impure बोला गया है तो मतलब 90% प्योर होगा, ये ध्यान में। हम परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं, हम परसेंटेज इम्प्योरिटी नहीं निकालते हैं, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, ठीक। 20 ml 0.2 मोलर NaOH को 35 ml 0.1 मोलर NaOH में मिक्स किया तो टोटल जो नई मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 0.2 इंटू 20 प्लस 0.1 इंटू 35 अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज 55, ठीक। ये मोलैरिटी आ जाएगी विच इज 7.5 अपॉन 53, ठीक। अब सॉल्यूशन को और ज़्यादा डाइल्यूट किया गया, कितने में 100 ml में डाइल्यूट किया गया है, तो वो कितना हो जाएगा इंटू 55 अपॉन 55 इंटू 100 ml, ठीक। तो 7.5 अपॉन 100, तो ये आपकी फाइनल मोलैरिटी है इनवेज की, ठीक। इसके अंदर का 40% ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये 10%। अच्छा इसका 40 ml सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है इसके 10% इम्प्योर सैंपल ऑक्जेलिक एसिड के लिए, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो ये मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है, इसका एन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 1, ऑक्जेलिक एसिड के मिलिक के बराबर होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर मैं पहले बता दूं कितना होता है, 2 होता है, और इसके मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, एक्चुअली वही तो मुझे फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 100, ठीक। बस इतनी सी बात थी, अब कुछ करना ही नहीं है, 90% प्योर है, 90% प्योर है। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो मास होता है वो कितना होता है, ऑक्जेलिक एसिड मास होता है 2 + 24 + 64 विच इज 26 + 64 विच इज 26 + 64 कितना होता है 90। तो 15 अपॉन 100 इंटू 90 कितना आ जाएगा मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो सैंपल में, ओरिजिनल सैंपल में ऑक्जेलिक एसिड कितना प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है। तो परसेंटेज प्योरिटी 90% मुझे क्वेश्चन में दे के रखी हुई है, तो 15 अपॉन 100 इंटू 90, ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास 90 होता है और ओरिजिनल सैंपल का जो मास था वो कितना दिया हुआ था मुझे 10% प्योर दिया, तो मुझे लिखाना है इम्प्योर सैंपल का मास कितना है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी तो गड़बड़ की है यहाँ पे, एक सेकंड हो गया, हाँ मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ की क्या, हाँ यहाँ पे ये मिली मोल्स थे तो इसको मुझे 1000 से और डिवाइड कर, तो ये 1000 से और डिवाइड होगा तो ये भी 1000 से और डिवाइड होगा और ये भी 1000 से और डिवाइड होगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक। ये आपका आंसर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे दिया हुआ है कि इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम ऑक्सलेट का वजन कितना है 0.20 ग्राम है। अब मुझसे बोला गया है कि ये जो है H2SO4 के साथ इसको टाइट्रेट किया गया है, टाइट्रेशन के बाद सॉरी उसको डिसॉल्व किया गया है एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 में डिसॉल्व किया गया है। इस पूरे सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक।
तो जब टाइट्रेशन की जाती है तो कितना पोटेंशियल पर मैग्नेट लगता है वो मुझे दिया हुआ है, 55 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO. अब मुझसे क्या बोल रहा है, द एंड पॉइंट इज ओवर, मतलब कि जब एंड पॉइंट पहुंचा तो मैंने हल्का सा ज्यादा जो है KMnO4 को डाल दिया। जब मैं थोड़ा सा ज्यादा KMnO4 डालूंगा तो होता नहीं कलर अचानक से, जैसे लाइट पिंक था तो उससे और ज्यादा डार्क हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कि मैंने उस चीज को ओवर रन कर दिया, मैंने उसको ज्यादा डाल दिया। तो अगले बार क्या कहता है कि उसको मैं सही करने के लिए बैक टाइट्रेशन मैंने की, और बैक टाइट्रेशन मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया। ऑक्जेलिक एसिड कितना डाला मैंने, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड डाला। तो मुझे इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे कितने मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 की जरूरत थी। एंड पॉइंट को ओवर रन कितने पे हो गया, वो कितने पे हो गया, कितने मिली इक्विवेलेंस पे हो गया, 0.02। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा KMnO4 कितने में चेंज होता है, Mn2 प्लस में चेंज होता है, तो वो एन फैक्टर 5 है। अब मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ कि KMnO4 का एन फैक्टर जो होता है वो 5 होता है, तो मैं बात नहीं दिखाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100, 5 में 5 टू 10, 2 1 2, 1, और कितना 4.5, 4.5 इक्विवेलेंस। ठीक। अच्छा, ठीक। और बैक टाइटिंग कैरीड आउट, मतलब कि इतना मुझे वापस डालना पड़ा कि मैं उसको इनिशियल पोजीशन पर पहुंचा सकूं, तो मतलब मुझे इतना उसके अंदर माइनस करना पड़ेगा 4.5 मिली इक्विवेलेंट्स में से। 10 इंटू 0.1 इंटू ऑक्जेलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2। तो कितने मिली इक्विवेलेंट्स आया, कितने मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स इसके ऑक्जेलिक एसिड के, सॉरी कितने किसके, कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर मुझे कितने इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 की रिक्वायरमेंट की थी। मैंने KMnO4 को ज्यादा डाल दिया, तो उस जो एक्स्ट्रा KMnO4 पड़ा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मुझे वापस इनिशियल पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया, उसको बैक टाइट्रेशन किया। बैक टाइट्रेशन के अंदर मैंने इतना मिली इक्विवेलेंट मैंने उसके अंदर ऐड किया, तो के इतने मिली इक्विवेलेंट्स कम हो जाएंगे, तो ये माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने मिली इक्विवेलेंट ओरिजिनली मुझे वो टाइट्रेशन करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट थी। और जितने मिली इक्विवेलेंट्स को टाइट्रेशन करने की मुझे रिक्वायरमेंट थी, उतना ही मुझे उतने ही मिली इक्विवेलेंट जो होंगे वो किसके होंगे, Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट के होंगे। ठीक। तो अगर मैं निकाल लूँ तो ये हो जाएगा, फिर ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस आयन किस में जाता है, 2 में ही जाता है, तो mole into n factor which is 2, x equals to 2.5 right, into 1000 कर देता है। मुझे बोला गया है कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, तो अगर परसेंटेज प्योरिटी निकाल लूँ तो वो हो जाएगी टू Na2C2 23 into 2 which is 3 to just 6, 46, 24 plus 64, 14, 1, कितना हो जाएगा 130, तो 2.5 by 2 into 1000 into 134, और ये सैंपल कितने का था, 0.20, तो यही आपकी परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 83.7। तो इसमें बस आपको बैक टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट
पता होना चाहिए, बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में था क्या, बस इतना था कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना मुझे KMnO4 टाइट्रेशन रिक्वायर्ड था, उससे मैंने थोड़ा सा KMnO4 ज़्यादा डाल दिया। उसको सही करने के लिए मैंने कुछ मिली इक्विवेलेंट्स ऑक्जेलिक एसिड के डाले हैं। उतने मिली इक्विवेलेंट जो ऑक्जेलिक एसिड के डाले थे, उसको जितने लगे थे, जितना एक्स्ट्रा पड़ गया उसमें से माइनस कर दो, तो पता चल जाए कितना ओरिजिनली मुझे, कितने मिली इक्विवेलेंट्स ओरिजिनली मुझे लगने थे। तो जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आराम से निकाल लूंगा कि परसेंटेज पीओटी कितनी है। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0.5 gram mixture of K2Cr2 and KMnO4 was treated with excess of Ki in acidic medium. Iodine liberated require 150 centimetric cube or 0.10 normal solution of thiosulfate solution for titration. Find the percentage of K2Cr2O7 in the mixture. ओ ये तो वैसे इजी ही क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि तो जो KI से दोनों अलग अलग, मतलब कि अगर मैं बोल सकता हूँ कि x ग्राम मैं बोल दे रहा हूँ K2Cr2O7 है, और 0.5 माइनस x ग्राम जो है वो KMnO4 है। अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता है तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बचा नहीं। x अपॉन मास ऑफ K2Cr2O7, मास ऑफ K2Cr2O7 वो कितना है 294 इंटू एन फैक्टर Cr2O7 2 माइनस का जो एन फैक्टर होता है कितना होता है 6, ठीक। 0.5 माइनस एक्स इंटू जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 158, और इसका जो एन फैक्टर है वो कितना आएगा 5। ये जो टोटल मिली इक्विवेलेंट्स है वो किसके बराबर होंगे, थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, विच इज 150 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.10 इंटू 1 जो उसका एन फैक्टर है। डिवाइड बाय कर देंगे 1000, और अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, वो आएगा 0.07, ठीक। ये K2Cr2O7 की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको 0.5 में से 0.074 को माइनस कर दूं तो KMnO4 कितना है ये पता चल जाएगा। तो 0.5 में कितना 0.074, अगर मैं देखूं कि परसेंटेज कितना प्रेजेंट है सैंपल में, तो ये अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होगा 14.8%। इतना परसेंट K2Cr2O7 जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक। तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस कितने मिली इक्विवेलेंट्स टोटल लगे हैं और कितने मिली इक्विवेलेंट थायोसल्फेट के यूज हुए हैं। तो जितना ही आयोडीन रिप्लेट हुआ होगा उतने ही थायोसल्फेट के इक्विवेलेंट्स यूज हुए होंगे। तो और जितना आयोडीन कितने से लिबरेट होगा, वो K2Cr2O7 से भी लिबरेट हुआ होगा और KMnO4 से भी लिबरेट हुआ होगा। इन दोनों के आयोडीन जो लिबरेट हुआ, इन दोनों के जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करके। बस उसी तरीके से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। मिली इक्विवेलेंस निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर।